जी जनाब, वेलकम बैक टू खुश रंग सुबह। और हम जनाब पिछले 2-3 वीक से आपसे बात कर रहे हैं ट्रैवल डेस्टिनेशंस की कि आप ट्रैवलिंग करें, घूमें फिरें, एंजॉय करें। और जो लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं वो मोटरवे पे ज़रूर जाते हैं। इत्तेफाक हुआ मोटरवे पे जाने का? बिल्कुल इत्तेफाक हुआ, क्यों नहीं होगा। अच्छा, मैं बड़ा जिसे कहते हैं ना सेफ फील करती हूँ वहाँ ट्रैवल करते हुए। मुझे अगर अकेली भी जाना पड़े, पेशावर जाने का इत्तेफाक हुआ मुझे, और मैं अकेली गई थी, तो मुझे खौफ नहीं था कि चलो मैं अकेले जा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे एक सिक्योरिटी का एहसास था कि मोटरवे पुलिस को अगर मैं रब्ता करना चाहूँ तो वो मदद के लिए आ सकते हैं। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है ना, बड़ी ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ मसला क्या है, हम जब मोटरवे पर जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इर्द गिर्द भी ट्रैफिक जा रही है, कोई स्लो स्पीड में है तो कोई बहुत हाईली स्पीड जा रहा होता है, और फिर ओवर स्पीडिंग जो है ना वहाँ बहुत आम देखी गई है। अच्छा, मोटरवे के हवाले से एक पॉजिटिव बात यह है कि लोगों के दिलों में बड़ा पॉजिटिव इमेज है इनका। बड़े केयरिंग, बड़े कॉम्पिटेंट, और जिसे कहते हैं ना हर वक्त तैयार आपकी हेल्प के लिए ये पूरा स्टाफ जो है मौजूद होता है। लेकिन कुछ इनकी तरफ से भी कुछ शिकायत समझ लें या कुछ ऐसी बातें हैं जो ये आपको समझाना चाहते हैं, आपको एजुकेट करना चाहते हैं। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि खुश रंग सुबह के ज़रिए हम ऐसे वो तमाम बातें मैसेज तक पहुँचा सकते हैं जिनके दिल में ये शौक़ है कि वो एक सेफ़ और साउंड ट्रैवलिंग करना जो है वो सीख सकें। इसी हवाले से हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं जो कि हैं जनाब DIG मोटरवे जोन अशफाक अहमद साहब। इन्हें हम बहुत ज़्यादा वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत? थैंक यू। अच्छा सर, मोटरवे पुलिस के बारे में कहते हैं जी बड़े एफिशिएंट हैं, बड़े कॉम्पिटेंट हैं, और जैसे कहते हैं हम वक्त तैयार होते हैं। और वाकई ऐसा है कि आप लोग माशाल्लाह से जस्ट क्लिक अवे मैं कह सकती हूँ। आप मोटरवे पुलिस को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? मोटरवे पुलिस जी 1997 में ये इदारा बना था जब मोटरवे बनी थी, और उस वक्त के बाद से आज तक मोटरवे पुलिस का एक बहुत बड़ा इमेज है, बहुत अच्छा इमेज है। और पाकिस्तान में मोटरवे पुलिस इज़ प्रॉब्ली द वन ऑर्गेनाइजेशन जो कि करप्शन फ्री है, और ये एक ऑफिसर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ज़्यादातर हमारे ऑफिसर हैं, और इनकी ट्रेनिंग, इनकी ग्रूमिंग और हमारा जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा है कि मोटरवे पुलिस ने अभी तक अपने उस इमेज को बरकरार रखा हुआ है। तो मोटरवे पुलिस सर्व करने के लिए मेरे ख्याल में वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में है, तो वो मोटरवे पुलिस है जी। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं। अच्छा, मोटरवे पुलिस और हाईवे पुलिस थोड़ा सा डिफरेंस है, वो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। देखिए, ये जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस। ये ओरिजिनली बनी थी पाकिस्तान जब मोटरवेज बनी थी M2 फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। फिर ये जब तकरीबन 4 साल इन्होंने काम किया 1997 से लेके 2001 तक। सही। तो गवर्नमेंट ने जब इनका काम देखा, इनकी एफिशिएंसी देखी, देन द गवर्नमेंट डिसाइडेड कि इनका डोमेन एक्सटेंड करें नेशनल हाईवेज पर भी, एंड इट वाज रीनेम्ड एज नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस इन 2001। उसके बाद से पाकिस्तान की जो नेशनल हाईवेज हैं वो भी हमारी डोमेन में हैं, यही मोटरवे पुलिस वहाँ पर भी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा इन्फोर्समेंट का इशू है, चूँकि मोटरवे एक क्लोज्ड डोमेन है, क्लोज्ड एक्सेस है। हाईवेज पे ऐसा नहीं है, क्योंकि जगह जगह पर आबादी है, टाउनशिप्स हैं, और उसमें ट्रैफिक कंट्रोल कैटेगरीज वाइज नहीं है। यानी वहाँ पर टांगे भी हैं, वहाँ पर मोटरसाइकिल भी हैं, वहाँ पर रेड़े भी हैं। लिहाजा जो डिसिप्लिन आप मोटरवे पे ऑब्जर्व करते हैं ऑब्वियसली वो नेशनल हाईवेज पे पॉसिबल नहीं है। जैसे ही टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं बंदा आज़ाद हो जाता है बिल्कुल तमाम। तो ये ऑब्वियसली एक फ़र्क है जो आपके विजिबल नज़र आता है। बहरहाल काम के हवाले से, हमारी एफिशिएंसी के हवाले से नेशनल हाईवे की जो पुलिस है वो ही मोटरवे की पुलिस है। इट इज़ वन इन द सेम। लेकिन जाहिरी बात है कि इन्फोर्समेंट का वो लेवल हाईवेज पे नहीं है, और उसके इफेक्ट्स मैंने आपको बता दिए कि वो ऐसा हो भी नहीं सकता। अच्छा, मोटरवे को एक और भी क्रेडिट जाता है कि आप लोग बड़े अपडेटेड रहते हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते रहते हैं। ये M-Tag क्या है सर? बड़ी कुछ नया कॉन्सेप्ट लगता है। M-Tag का जी इस तरह है कि ये रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो कि हमारा एक पेरेंट डिपार्टमेंट है, और FWO जो फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लुक आफ्टर करती है M2 को फ्रॉम इस्लामाबाद टू लाहौर। तो ये उन्होंने एक सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक टोलिंग का और उसमें इंट्रोड्यूस किया, और उसकी ज़रूरत काफ़ी सारी वजूहात थी पेश आई। एक तो ये हमें एक इशू आता था कि वीकेंड्स पे खसूसन जो हमारे बड़े टोल प्लाजाज हैं, पेशावर का, इस्लामाबाद का, लाहौर का, चूँकि वीकेंड्स पे कम्यूटर्स का रश बहुत ज़्यादा होता था, तो टोल पे करते वक्त वो जो कैश हैंडलिंग होती थी उस वजह से बहुत लंबी
क्यूज बन जाती ठीक हो थी. गया, सही। People had to wait for say 40-45 minutes to मतलब उस लेन में से निकलने की. तो एक तो ये रीज़न थी ठीक है। कि उस वजह से ये एमटैग का हुआ. तो अब आप ये कि एमटैग आपका एक अकाउंट आप समझ लें, आपकी गाड़ी पे उसकी चिप लगी होती है, वो ऑटोमेटिकली उसमें डिडक्शन होती हैं, एंड यू डोंट हैव टू वेट इन द मतलब एक क्यू. अकाउंट सा बन जाता है. हाँ, अकाउंट सा बन जाता है. उसमें आप अपना बैलेंस डालें जिस तरह आपका मोबाइल में बैलेंस होता सही, है. सही, एक तो उसका ये कि वो टॉलिंग का प्रोसेस बड़ा आसान हो गया है, और उसमें लंबी क्यूज में आपको टेंशन फ्री हो गया. टेंशन फ्री हो गया है. बस वो खुद स्कैन करके रीड करके उसमें पैसे डिडक्ट हो जाते हैं. एक बात. दूसरा ये कि एम टैग का जो सबसे बड़ा और फ़ायदा ये भी है कि वो आपकी जब गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और आपके पर्टिकुलर्स एक दफ़ा रजिस्टर कर लेते हैं तो आपका फिर उस एम टैग की वजह से पूरा रिकॉर्ड भी ट्रेस होता है. यानी आप बता सकते हैं कि ये गाड़ी कि ये गाड़ी किस टाइम पर किस टोल प्लाजे से इंटर हुई, कहाँ से एग्जिट हुई. तो उसमें ये एक है कि हमें उसका डेटा भी मिल सकता है, जो इंफॉर्मेशन रहती है. तो ये हमारा उस हवाले से एक डेटा बैंक भी इसका बन रहा है. और ये बाहर के मुल्कों में दुनिया में हर जगह पर है कि इसमें टोलिंग इसी के थ्रू होती है. दूसरा एक डेटा बैंक भी बन रहा है, हमें गाड़ियों की डिटेल्स भी पता चलती है. इफ वांट टू लोकेट, यानी ये क्राइम कंट्रोल के हवाले से भी बड़ा एक अच्छा हो सकता है कि हम लोकेट कर सकते हैं कि गाड़ी कहाँ से निकली. अच्छा, उसमें कमिंग ईयर्स में हम इसमें जो ट्रैफिक वायलेशन के जो फीचर्स हैं वो भी डाल सकते हैं. यानी किसी गाड़ी को अगर हमने ऑब्जर्व किया है एक वायलेशन में एक सर्टेन एरिया में, तो नॉट नेसेसरली कि हम फिजिकली उसको जाके हाथ से रोकें. वो जब टॉल पे आएगी द इंफॉर्मेशन वुड बी पास्ड. और तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि ग्रेजुअली वक्त के साथ इसमें हम डेवलप करेंगे. सर, ड्राइविंग स्कूल भी आप लोगों के हैं, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस हवाले से दीजिएगा कि लोग कैसे दाखिला ले सकते हैं और फिर कितने अरसे में जो है वो लाइसेंस मिल जाएगा. देखिए, ये दो अलग बातें हैं. हमारे ड्राइविंग स्कूल्स में ड्राइविंग की ट्रेनिंग हासिल करने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उनको ऑटोमेटिकली ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा. हाँ, ऐसा नहीं है. बेसिकली हमारे पास ड्राइविंग स्कूल्स थे ऑल ओवर द कंट्री, काफ़ी सारे, लेकिन वो कुछ अरसे से कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से अभी ऑपरेशनल नहीं है. वन ऑफ द उसमें जो था हमारा इस्लामाबाद में था H8 में, तो वो हमारा ड्राइविंग स्कूल था, लेकिन वो कुछ अरसे से हमने उसको ऑपरेशनल उसका ऑपरेशन उसके बंद किए हुए हैं. उसके साथ ही हमारी ड्राइविंग लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो कि हम लाइसेंस लोगों को इशू करते हैं. और वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का हमारा फैसिलिटी है. लोग उसमें आते हैं, कंप्यूटर बेस्ड उसका टेस्ट होता है, रिटर्न का भी, फिर उसका मेडिकल चेकअप होता है, और वो एक ही प्रेमिसेस के अंदर सारा, एंड देन दे आर टेकन फॉर द ड्राइविंग प्रैक्टिकल टेस्ट. उसके बाद हम उनको ड्राइविंग लाइसेंस इशू करते हैं. और वो फैसिलिटी हमारी इस्लामाबाद में है H8 में. और अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इन द कमिंग ईयर्स हमारे कम अज़ कम जो जोनल हेडक्वार्टर्स हैं और पेशावर में, लाहौर में और बाकी जगहों पर भी इस किस्म की ड्राइविंग लाइसेंसिंग फैसिलिटीज़ हम सोच रहे हैं इसको बनाने का. ज़बरदस्त, क्या बात है जी. अच्छा जनाब, हम हमारे मेहमान जो मौजूद हैं बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आपसे कर रहे हैं, आपको एजुकेट कर रहे हैं, और एक ऐसे इंसान से हम आपको मिला रहे हैं अशफाक साहब से जो कि आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे अगर आप फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं या आप चाहते हैं कि आपको लाइसेंस अच्छे से मिल सके. यहाँ मेरे छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए. आप देख रहे हैं खुश रंग सुबह. वेलकम बैक टू खुश रंग सुबह. एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद. आज हम आपसे बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं. सर, आम तौर पर कभी राब्ता नहीं हो पाता. अब फोक का मसला भी हो सकता है, मोटरवे बंद हो, तो फिर ऐसी दूसरी कौन सी सूरत हाल इख्तियार की जाए कि हमें पता चले कि मोटरवे की क्या सूरत हाल है. उसमें जी दो बातें हैं. एक हमारा एक हेल्पलाइन है 130. ठीक हो गया. 130 पे आप कॉल करके वहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. और अभी रिसेंटली तकरीबन कोई साल एक हो गया है, हमने एक वो ऐप
बनाई है हम सफ़र के नाम से, और वो आप अपने मोबाइल फ़ोन पे डाउनलोड करके, एंड्रॉयड पे और अभी रिसेंटली वो उस पे एप्पल पे भी आ गई है, तो उसको आप डाउनलोड कर लें एंड देन यू कैन एक्सेस मोटरवे का जो भी हम उसको अपडेट करते हैं एवरी 40-45 मिनट्स, तो आपको उस ऐप से मोटरवे के मुतालिक हर किस्म की मालूमात अवेलेबल हो सकती हैं कि किसी जगह पे अगर ट्रैफिक कंजेशन है, किसी जगह पे अगर रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मौसम ख़राब है, तो बाय जस्ट वन क्लिक ऑफ द बटन आप जो है तो हम सफ़र ऐप डाउनलोड करके वहाँ से पूरी डिटेल ले सकते हैं। अच्छा, ब्रेक से पहले लाइसेंस के हवाले से बात हो रही थी, तो आपका जो लाइसेंस है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है? इंटरनेशनली ये जी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। ये बेसिकली ये जो इंटरनेशनल लाइसेंस होते हैं ना, मैं थोड़ा सा वैसे ही आपको समझा दूं, ये इंटरनेशनल लाइसेंस बेसिकली बाहर के मुल्कों में जो एक्सेप्ट होते हैं दैट इज़ अंडर अ कन्वेंशन, जो कि उन कंट्रीज़ के दरमियान एक कन्वेंशन, एक ट्रीटी वो सिग्नेटरी होते हैं। तो बेसिकली ये जो लाइसेंस हमारे पाकिस्तान के हैं, इफ़ दैट इज़ इशूड इन इंग्लिश लैंग्वेज जो कि बाहर के मुल्कों में समझा जा सकें, तो ये एक्सेप्टेबल होता है। और मोटरवे के जो लाइसेंस है खसूसी तौर पर, तो इसकी तो बड़ी प्रेस्टीज है और ये काफ़ी सारे बाहर के ममालिक में इंटरनेशनल लाइसेंस के तौर पर एक्सेप्ट किया जाता है। ज़बरदस्त होगी। तो आइंदा आने वाले वक्तों में और कितनी मोटरवेज बन रही हैं, कब तक मुकम्मल होंगे? हाँ, मोटरवे जी इसका जो रोड्स का एक्सपेंशन का नेटवर्क है बड़ा तेज़ी से चल रहा है। अभी हमारे ये हकला से डीए खान की मोटरवे पे काम हो रहा है, मे बी इन कपल ऑफ ईयर्स, साल एक में शायद बन जाए। यहाँ से हकला पिंडी से जैसे ही आप निकलेंगे ना टूवर्ड्स डेरा इस्माइल खान, उसके अलावा हमारी जो हज़ारा की मोटरवे है हसन अब्दाल से E35 जिसको कहते हैं, वो फ़िलहाल हरीपुर तक बनी हुई है और अगले चंद महीनों में वो थाकोट तक उसको थ्रू कर देंगे। तो ये जो नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र है, एबटाबाद का, हरीपुर का, ये सारा बाईपास कर देंगे। इसके अलावा अभी हमारी सिंध में मोटरवे स्टार्ट हो गई हैं N55। अच्छा, अभी रिसेंटली हमने इनागोरेशन की है कुछ चंद महीने पहले लाहौर से जो मुल्तान तक का सेक्शन है M3 और M4 का, और अब मुल्तान से आगे सक्खर तक का सेक्शन तकरीबन कंप्लीट है। जल्द ही साल एक में शायद वो भी ट्रैवल बड़ा इजी हो जाएगा। इसके अलावा काफ़ी सारी हमारी सड़कें सिंध में शुरू हो गई हैं और तो मोटरवे में काफ़ी सारी एक्सपेंशन हो रही है। अच्छा, माशाल्लाह बड़ी अच्छी शोहरत है जी, बड़ी पॉजिटिव शोहरत है आप लोगों की, और लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। वैसे भी बड़े हेल्पफुल, बड़े गुड लुकिंग और बड़े रिस्पॉन्सिव आप लोग का स्टाफ होता है, तो इसमें क्या क्राइटेरिया होता है किसी को पॉइंट करने का? हमारा जी मोटरवेज़ में इनटेक जो है ना वो मुख्तलिफ लेवल्स पे होता है। सबसे जो बेसिक और प्रिलिमिनरी है वो हमारा होता है JPO, उसको हम कहते हैं जूनियर पेट्रोल ऑफिसर, जो कि आम पुलिस में हम उसको कहते हैं कांस्टेबल। तो उसका है और उसकी क्वालिफिकेशन जो है ना मिनिमम रिक्वायरमेंट है FSC, एंड देन ही हैज़ टू अपीयर इन अ टेस्ट जो कि हमारी जो मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्रूटिंग एजेंसीज़ हैं, PTS का, NTS का, वो जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाए, वो उनका रिटन टेस्ट लेते हैं। उनका फिज़िकल टेस्ट होता है जिसमें दौड़ होती है, उनकी फ़िज़िकल मेजरमेंट्स होती हैं, और फिर रिटन टेस्ट के बाद वो जो लोग क्वालिफाई करते हैं फिर उनका एक इंटरव्यू का प्रोसेस है। तो एक तो ये इनटेक है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर्स की। उसके अलावा हमारा एक इनटेक होता है जिसको हम कहते हैं पेट्रोल ऑफिसर्स, ये जो आपको रोड के ऊपर नजर आते हैं, जो आपको चालान का टिकट देते हैं, पता नहीं कहाँ से निकलाते हैं सर, समझ नहीं आती। ये जो उन्होंने दो फूल, ये जो हमारी मैडम बैठी हुई इस तरह दो जो उन्होंने स्टार लगाए थे पेट्रोल ऑफिसर, ये होते हैं बेसिक पे स्केल 14 में। उनका रिटन टेस्ट लेता है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, और उसकी क्वालिफिकेशन बैचलर्स है। इफ यू आर बैचलर यू कैन अपीयर इन द टेस्ट, और फिर उसके बाद वही उसका इंटरव्यू का प्रोसेस है और मेडिकल का है। तो ये है इसमें पेट्रोल ऑफिसर्स का। और इसके अलावा ये कि हमारा सिविलियन स्टाफ भी है, सिविलियन जो ऑफिस से रिलेटेड हैं, UDC हो गए, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गए, हमारे फोटोग्राफर्स हो गए, उनके लिए भी ये है कि PTS और NTS वक्तन फ़वक्तन टेस्ट लेती है और उस टेक्निकल स्किल रखने वाले के लोग उसमें अपीयर होके दे कैन जॉइन। मतलब एक मेयार को मेंटेन रखते हैं आप जी टेस्ट के बिल्कुल, जी जरिए। बिल्कुल। वैसे भी जब जैसे नई मोटरवे बन रही है तो जाहिर सी बात है आम आवाम के लिए नौकरियों के जो मौके हैं वो ज़्यादा फराहम बिल्कुल होने जी। अभी लगेंगे। रिसेंटली जो है ना गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है अराउंड 7,000 प्लस वैकेंसीज की, 7,000 जो कि बहुत बड़ा नंबर है। और ये अभी आने वाले
2-3 سالوں تک یہ پروسیس چلتا رہے گا. اس میں تمام رینکس کے آفیسرز ہم ریکروٹ کریں گے اور یہ بھی اگلے 2-4 مہینے سے پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا. زبردستی, کیا بات ہے. سر ڈرائیورز کو کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے موٹر وے پہ؟ موٹر وے پہ جی خصوصی طور پر سب سے امپورٹنٹ میں 3-4 چیزوں کے متعلق بات کروں گا. ایک تو سپیڈ کا خصوصی طور پر خیال رکھیں, اوور سپیڈنگ ہر حالت میں اس پر کنٹرول کریں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ڈرائیونگ کے دوران سیٹ بیلٹس کا ضروری استعمال کریں. سیٹ بیلٹس یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر آپ کو ایکسیڈنٹ ہو بھی جائے تو سیٹ بیلٹ آپ کی جان بچانے کے لیے امپیکٹ سے, وہ سڈن جھٹکے سے آپ کی سیٹ بیلٹ لاک ہو جاتی ہے اور آپ کا جو سر کا جھٹکا ہے جو کہ آگے شیشے پہ لگتا ہے یا سائڈ پہ لگتا ہے ان کیس آف این ایکسیڈنٹ, دیٹ از ایورٹیڈ, تو اس کو آپ بچا سکتے ہیں. لہذا سیٹ بیلٹ کا استعمال لازمی کریں. تیسری ایک چیز جو ہمیں موٹر وے پہ کافی پیش آتا ہے مسئلہ جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, وہ ہے سونے کا, جس کو ہم کہتے ہیں ڈوزنگ ایٹ ویلز. اور چونکہ موٹر وے کا سفر ایک مونوٹونس قسم کا سفر ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا تو آپ پہ خصوصاً آڈ آورز میں آپ پہ نیند کا غلبہ آ سکتا ہے. تو اس کے لیے ہم ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ ہر گھنٹے 1.5-2 کے بعد کسی جگہ پر بریک لے لیں, چائے کا ایک کپ پی لیں تاکہ ان کی وہ مونوٹنی کو ہم بریک کریں. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس میں یہ ہے کہ خصوصی طور پر بہت ایمرجنسی نہ ہو تو یہ بہت صبح ارلی آورز میں رات کو 3-4 بجے کے قریب کوشش کریں کہ ٹریول اوائڈ کریں, اس لیے کہ اس وقت نیند کا غلبہ لازمی آ جاتا ہے. دوسرا یہ کہ جب رف ویدر ہو, جس طرح آج کل مونسون کا سیزن ہے, بارشیں ہیں, تو بارشوں میں خصوصی طور پر احتیاط کریں. اس میں جب تیز قسم کی بارش ہو رہی ہو تو ایک تو سپیڈ کم رکھیں, کوشش کریں کہ اگر کسی ریسٹ ایریا میں رک جائیں تو بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے, اس لیے کہ ویزیبلٹی بہت وہ ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ تو ڈرائیور کی پارٹ پر ہیں. کچھ چیزیں ہماری یہ ہے کہ انجینئرنگ کی پارٹ پر, میکینیکل پارٹ بھی ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اپنی گاڑیوں کے ٹائرز کا خصوصی خیال رکھیں. موٹر وے پر خصوصاً گرمی کے سیزن میں یو کین ناٹ افورڈ ٹو ٹیک اے رسک ود ویک ٹائرز, اس لیے کہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, ٹائر برسٹ ہونے کی وجہ سے گاڑی ورج میں گر جاتی ہے. اور میکینیکلی بھی گاڑی اچھی ہونی چاہیے, یعنی چلتے چلتے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے, گاڑی کی خراب اور خستہ حال اس میں. تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس پہ ہم ڈرائیور کو موٹر وے پہ گاڑیاں آنے کا بھی کوئی مطلب چیک کیا جاتا ہے کہ کس حال کی گاڑی, ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ہم چیک کرتے ہیں. ہمارے جو ٹول پلازاز ہیں, ہر ٹول پلازا پہ تو آبویسلی پاسبل نہیں ہے, لیکن جو بڑے ٹول پلازا ہیں اسلام آباد کا, پشاور کا اور لاہور کا, وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو ویزیبلی بھی اگر گاڑی پرانی ہو تو ہم اس کو آنے نہیں دیتے ہیں. اس کے علاوہ ہم آف اینڈ آن کیمپینز کرتے ہیں, ان کی ٹائرز کا ٹریڈ چیک کرتے ہیں. وی ہیو اے گیج, یعنی اگر وہ ٹائر چل کے گھس گیا ہے اور اس کا ٹریڈ کی تھکنس کم ہوگی تو ہم ان کو بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں. اور میکینیکلی تو ظاہری بات ہے دیکھنے سے جو خستہ حال گاڑی ان کو روک لیتے ہیں, لیکن آبویسلی پھر بھی اس میں آ جاتی ہیں. لیکن ان لوگوں کو خود بھی ذرا خیال کرنا چاہیے کہ آئی شوڈ ناٹ ٹریول آن اے ویک وہیکل. اچھا ردا, ایک بات کری تھی آپ, وہ اچانک پتہ کیسے چلتا ہے؟ بہت زیادہ سیریس گفتگو ہوگی. مجھے یہ بتائیں کہ بندہ جا رہا ہے اپنی دھن میں اور پتہ کیسے چلتا ہے ایک دم سے آپ لوگ سامنے آ جاتے ہیں؟ کون کہاں کس درخت کس جھاڑی کی بھی چھپی ہوتی گاڑی. ہاں یہ شکایت ہے. اصل میں یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ہمارے لوگ بھی ہر جگہ پر نہیں, چند ایک جگہوں پر تھوڑا سا چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں. چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں, جیسے ہی اوور سپیڈنگ ہوتی ہے تو سامنے سے آ جاتے ہیں. میں ذاتی طور پر تو ان کو کہا ہے کہ ایسا نہ کریں, لیکن پھر بھی کمزور دل ڈرائیورز کے لیے بڑا اس میں ایک چیز دیکھیں, تھوڑا سا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ہمارے جو فریکوینٹ موٹر وے پہ ٹریولرز ہیں نا, ان کو پھر پتہ چل جاتا ہے کہ موٹر وے اسٹاف کا کیمرہ اور گاڑی کدھر کھڑی ہے. وہاں پہنچتے ہیں وہ بالکل پھر جو ہے نا ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وہ اس وجہ سے ہم تھوڑا سا ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز بھی رکھتے ہیں. جی چلے ادھر تو آپ نے ہوشیاری کی ہے تو ادھر آپ ہمارے ہاتھ آ گئے. اچھا, آپ لوگوں کو ہم کوئی ایمرجنسی ہو تو فوراً کال کر سکتے ہیں, تو یہ آپ کی جو رسپانس ہوتا ہے اس میں آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں یا آپ کسی کی ہیلپ لیتے ہیں؟ اس میں دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں, یہ جو ہماری ہیلپ لائن ہے نا 130 ہمارا کال سینٹر ہے جو کہ اسلام آباد بیسڈ ہے, اور اس میں ہمارے پاس تقریباً 20-25 کے قریب ڈیڈیکیٹڈ لائنز ہیں جو کہ 24 آورز ہمارے آپریٹرز پہ بیٹھے ہوتے ہیں. پھر وہ ڈیپینڈ کرتا
جاتا ہے the nature of help you need. صحیح. اس میں یہ ہے کہ جو ہماری ریکوری سروسز ہیں وہ ہماری سسٹر ایجنسی جو ہے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن وہ ان کے ہیں, تو ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے, وائرلیس پہ ان کا سیٹ ادھر بھی لگا ہوتا ہے. تو اگر ریکوری وہیکل آپ کی گاڑی بریک ڈاؤن ہو گئی ہے تو ہم ان کو کال کرتے ہیں, ان کی ریکوری وین آتی ہے اور آپ کو وہ ریپیئر کر دیتی مائنر. اگر ادھر ہو سکتا ہے بڑی ریپیئر ہو تو وہ پھر موٹر وے سے ایگزٹ کر کے اس کو لے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایمبولینس ہے, اس کے علاوہ فائر بریگیڈ ایمبولینسز ہماری بھی ہیں ان کی بھی ہیں. فائر بریگیڈ ان کا ہے وہ بھی ہماری ریکویسٹ پر آتا ہے. اور اگر چھوٹی موٹی ہیلپ ہوتی ہے ان کے آنے سے پہلے تو اوبویسلی ہماری پیٹرول وہیکل تو آ ہی جاتی ہیں, وہ آپ کو اٹینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ آپ کے آنے کا. آپ نے قیمتی اسکیجول سے ٹائم نکالا, آپ بزی ہوتے ہیں آپ, لیکن ونس اگین آپ کے آنے سے دیکھنے والوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تھینک یو سو مچ سر, تھینک یو. ہاں جی, تو کچھ سیکھا ہے, بہت کچھ سیکھا ہے, اور جو اچانک سے سامنے آ جاتا ہے ان کو پتا چل گیا کہ کیسے آتا ہے اور کیسے ہم نے ہر درخت کے پیچھے نظر رکھنے کی گاڑی تو کوئی نہیں کھڑی ہوئی ہے. جوکس اپارٹ جی, بڑی اچھی انفارمیٹیو ٹاک رہی ہے. ہم نے لے چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے.